हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चंस को एकदम एमसीक्यू की फॉर्म में। प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। आप अपना अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये थोड़ा सा जान लो कि झरना क्या है। काव्य संग्रह है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीन नाम हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनसे लगभग क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी में। तो थोड़ा सा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना एकदम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये जो है, जो छायावाद युग था उसमें चार जो यहाँ पर कवि थे उसमें से एक ये भी थे, कौन, जयशंकर प्रसाद जी। इसके अलावा देखो महादेवी वर्मा जी भी छायावाद युग के चार स्तंभों में से मानी जाती हैं। एक है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, एक है यहाँ पर निराला जी और एक है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ लेते हैं आपके चार स्तंभ कौन कौन से। अब देखिए, इसके अलावा अगर जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करेंगे तो एक इनकी रचना है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर कामायनी। अब इसमें दोस्तों देखो, ये तो इनकी रचना है, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि डायरेक्टली दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इन्होंने दोस्तों इनकी ये जो रचना है कामयानी, इसको क्या है यहाँ पर ताजमहल के समान बताया है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लेना इस फैक्ट को। अब देखो, इसके अलावा देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनकी। एक दोस्तों यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है यहाँ पर कामायनी लोग। तो लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि डायरेक्टली दोस्तों जो सुमित्रा नंदन पंत है, इन्होंने डायरेक्टली इस कहानी की तुलना करी है किससे, ताजमहल से। एकदम क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसके अलावा अब क्या पैटर्न चल गया है कि डायरेक्टली कोई इंपॉर्टेंट कहानी है तो उसमें पूछ लेते हैं इसका मुख्य किरदार कौन है। तो एक इनने काफ़ी प्रसिद्ध कहानी लिखी थी गुंडा, इसके मुख्य किरदारों के आप नाम नोट कर लीजिए। एक है यहाँ पर ननकुश सिंह और दूसरे का नाम है यहाँ पर घीसू। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब देखो, इसके अलावा एक इनका काफ़ी फेमस निबंध संग्रह है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। वो है यहाँ पर काव्य एवं कला। ये किसका है यहाँ पर, यह है आपका जयशंकर प्रसाद जी का। और दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, पूछ सकते हैं आपसे कि छायावाद का ब्रह्मा किसे बोला जाता है। छायावाद का ब्रह्मा तो ये बोलते हैं दोस्तों किनको, जयशंकर प्रसाद जी को। तो इतने फैक्ट्स यहाँ पर इनसे दोस्तों सफिशिएंट है। अब देखो, इसके अलावा डायरेक्टली एक इसमें से आप थोड़ा सा, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया था कामायनी, तो इसमें डायरेक्टली इसका वर्ष भी पूछ लेते हैं दोस्तों। इसमें देखिए 1935 में ये होती है प्रकाशित, और इसके अगर मुख्य पात्र पूछ लेंगे तो वो है यहाँ पे आपका मनु, श्रद्धा। ये दोनों कौन है, इसके प्रमुख पात्र हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा देखिए, अगर कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं की तरफ आप जाओगे, जो इनकी कहानियाँ हैं उसमें मुख्य है एक प्रलय की छाया, जो काफ़ी बार पूछी जाती है, प्रलय की छाया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है झरना, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। इसके अलावा देखो चित्राधर, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है, ये भी पूछा जाती है काफ़ी बार ये वाली। अब देखिए, दूसरा नाम है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी से फ्रेंड जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ पर विशाल मंदिर की सरस्वती किसे बोला जाता है। विशाल मंदिर की सरस्वती ये बोलते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी को। और ये अगर पूछ लेंगे फैक्ट किसने बोला है, ये बोला गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, विशाल मंदिर की सरस्वती किसे, महादेवी वर्मा जी को। अब इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं एकदम इंपॉर्टेंट वाले, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, एक काफ़ी इनको इंपॉर्टेंट वो मिला है, वो 1956 में इनको क्या मिला है यहाँ पर, पद्म भूषण। इसके अलावा 1988 में मिला है पद्म विभूषण। ये डायरेक्टली दोनों क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखो, इसके अलावा अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं आप लिख लीजिए। बाकी एक देखो, एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। आई होप आप सभी को पता ही होगा इनको ये कब मिला है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछ लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1982। और ये रचना भी याद कर लीजिए, यामा, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, किसकी है यहाँ पर, महादेवी वर्मा जी की, 1982 ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं बता देता हूँ, फटाफट से नोट कर लेना। देखो, अगर पूछेंगे कविता संग्रह, पहले बता देता हूँ आपको। देखो, इंपॉर्टेंट वाले एकदम, एक है यहाँ पर निहार, इसका वर्ष भी पूछ लेते हैं, ये आता है कब, 1930 में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है एक है यहाँ पर रश्मि, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। एक है यहाँ पर नीरजा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पर दोस्तों दीप शिखा, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, ये वाला भी आप नोट कर लीजिए, दीपशिखा। अब इसके अलावा देखो, अगर आप जाएंगे तो ये तो थे क्या इनके कविता संग्रह। अब इनकी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं, उसमें से देखिए नाम यहाँ पर क्या क्या है आप देख लीजिए। एक है यहाँ पर अतीत के चलचित्र, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। इसके अलावा स्मृति की रेखाएँ, स्मृति की
रेखाएं, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। और एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे से क्वेश्चन दोस्तों, देखो एक यहाँ पर है पथ के साथी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना, ये इन्हीं के द्वारा रचित है और काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखो एक और नाम आ रहा है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनसे देखिए, इनकी मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पर बता देता हूँ जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। देखो एक डायरेक्टली इनके 2-3 निबंध संग्रह, उनको आप नोट कर लीजिए। एक है यहाँ पर अशोक के फूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। अशोक के फूल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इसके अलावा देखो कल्पलता भी इन्हीं के द्वारा रचित है, ये भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, कल्पलता किसकी है? द्विवेदी जी की। इसके अलावा देखो एक और इम्पोर्टेंट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है डायरेक्टली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी यहाँ पर द्विवेदी जी की है। और एक और है दोस्तों, एक कुत्ता और एक मैना, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामलला नहछू के रचनाकार हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। दोस्तों देखो इसको पहचानने की एक वैसी भी है, कहीं पर अगर योजिक चिन्ह भी मिल जाएगा आपको तब भी हमेशा क्या होगा? रूपक अलंकार। आगे चलते हैं। छछुंदर के सर में चमेली का तेल अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है हमने, जो यहाँ पर अशुद्ध है, देखिए झगड़ों के कारण ये सही लग रहा है, दुकान आज भी, ये भी सही लग रहा है, बंद रही। देखिए झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं, तो देखिए इसमें गलत है क्या दोस्तों? इसमें ये वाली लाइन हो जाएगी गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, तो देखिए दोस्तों हमेशा उद्देश्य और जो विधेय होगा वही होगा वाक्य का घटक। आगे चलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, एक शब्द में बताना है उसको, क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे हम अप्रत्याशित, एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो देखिए स्टार्टिंग में जो लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एकाधिकार का विलोम शब्द है, तो इसका हो जाएगा आपका सर्वाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब आराम से पढ़ लीजिए, ये पूछा गया है यहाँ पर नहीं है, तो देखो नलिन होता है, बिल्कुल उत्पल, राजीव, ये रसाल, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो बिल्कुल ईजी चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4 प्रकार हैं। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? तो ये एकदम ये बना है आपका दोस्तों, देखो ये बन जाएगा आपको चरित्र से, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चरित्र से बना है ये सच्चरित्र, यानी ये करेक्ट है आपका। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो प्राण हो जाएंगे आपके बहुवचन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी को चुनिए। अब ये बताना है दोस्तों कवियत्री कैसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो कवियत्री ये लिखते हैं ऐसे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। अब इसमें हमने ये क्या बताना है कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा आपको महात्म्य ऐसे लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन घोष वर्ण है? तो देखिए दोस्तों घोष, अघोष, सघोष ये सब पूछे जाते हैं आपसे, तो देखिए घोष कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये होगा आपका हो, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये अघोष मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ एकदम से इजी चीज़ों में। देखो अघोष एक होता है और एक होता है घोष। अब देखो कैसे पहचानना है, आप सभी को पैटर्न पता होगा, जो एक वर्ग बनता है यहाँ पे क चौ टो तोपो वाला जो वर्ग है, इसमें देखना कभी भी आप जो स्टार्टिंग के 2 होंगे वो होंगे आपके अघोष, जैसे क वर्ण में क्या हो जाएगा क और ख। इसी तरह अगर दूसरे वर्ण में देखोगे आप टो वर्ग में, तो टो और ठो स्टार्टिंग के 2 क्या होंगे यहाँ पर अघोष, और जो बाद के 3 हो जाएंगे पैटर्न में वो हो जाएगा आपका घोष। बिल्कुल आप वहाँ पर बोल के इस चीज़ को कवर कर लेना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी संस्कृत की अपभ्रंश बतानी है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका आंसर पाली। निम्न में से फेसबुक का स्थापना वर्ष बिल्कुल बन सकता है, आंसर हो जाएगा 2004। आगे चलते हैं। किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करने वाली पत्रकारिता है, तो ऐसी पत्रकारिता को बोलते हैं दोस्तों एडवोकेसी पत्रकारिता, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? तो देखिए एकदम इजी चीज़ें, ये हो जाएगा संपादन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अपना आप सभी स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके।